Hello everyone. So we are discussing about state assembly. We are discussing about state legislature. We are discussing about state government. ठीक है. और अभी ही हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं. हमने अभी को देखा तमिलनाडु में हाउ द हंग असेंबली का जो माहौल है वो बन गया, क्योंकि नो पॉलिटिकल पार्टी हैज़ अ मेजॉरिटी. तो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज नोन एज हंग असेंबली, वेयर नो पॉलिटिकल पार्टी हैज़ अ मेजॉरिटी टू फॉर्म गवर्नमेंट. आज हम बात करने वाले हैं अबाउट वेस्ट बंगाल. ठीक है. वेस्ट बंगाल की बात हम ना करते क्योंकि कुछ ऐसा वेस्ट बंगाल में था नहीं, मतलब बात करने के लिए. ठीक है. वेस्ट बंगाल में टीएमसी हार चुकी है. बंगाल में 200 से ज़्यादा बीजेपी के एमएलएज जीत कर आ चुके हैं. मतलब बीजेपी हैज़ अ मेजॉरिटी टू फॉर्म गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल, क्योंकि इन वेस्ट बंगाल असेंबली की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो आपने देखा होगा 294 है. ठीक है. यानी कि व्हाट इज द मेजॉरिटी टू फॉर्म गवर्नमेंट. किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको तमिलनाडु के केस में बताया था कि व्हाट इज द फॉर्मूला टू फॉर्म गवर्नमेंट इन एनी स्टेट, दैट इज दिस इज द फॉर्मूला 50% + 1, यानी कि मिनिमम 148 एमएलएज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास होने चाहिए टू फॉर्म गवर्नमेंट. ठीक है. और इस फॉर्मूले के हिसाब से आप यदि बीजेपी को देखेंगे तो बीजेपी के पास 207 एमएलएज हैं, यानी कि मेजॉरिटी से बहुत दूर है. और टीएमसी को देखेंगे तो ये कुछ 80 करीब है ना, जो मेजॉरिटी से बहुत दूर है. तो अल्टीमेटली विच पॉलिटिकल पार्टी हैज़ अ मेजॉरिटी टू फॉर्म गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल? बीजेपी. ठीक है. मेहनत की है, मेहनत रंग लाई है, बहुत सारे एमएलए जीत के आए हैं. ठीक. अब यहाँ पे आपने सुना होगा कि वेस्ट बंगाल में जो अभी तक चीफ मिनिस्टर रही हैं, ठीक है, दैट इज ममता दीदी, उन्होंने बोला है कि आई एम नॉट गोइंग टू रिजाइन. ठीक है, कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी. जनरली कन्वेंशन क्या है हमारे यहाँ? एक कन्वेंशन, एक सिस्टम चला आ रहा है कि जब भी स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं और जो चीफ मिनिस्टर रहता है, किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर हो, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का चीफ मिनिस्टर है, यदि वो स्टेट असेंबली के इलेक्शंस में हार जाते हैं, यानी कि उस पॉलिटिकल पार्टी को यदि मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो वो इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद अपना रेजिग्नेशन गवर्नर को सबमिट कर देते हैं. ठीक. जैसा कि आपने तमिलनाडु के केस में देखा होगा कि जो स्टैलिन है, उन्होंने गवर्नर को जाके अपना इस्तीफा सौंप दिया कि भाई हम जब सरकार ही नहीं बना सकते तो हम किस बात के चीफ मिनिस्टर. अब बात यह है कि किसी भी स्टेट में चीफ मिनिस्टर तब तक रहते हैं जब तक कोई नई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो जाती है. वैसे ही वेस्ट बंगाल में ममता दीदी का जो कार्यकाल है, मतलब अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 172, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 172 है, इट टॉक्स अबाउट टेन्योर ऑफ असेंबली. ठीक. कि किसी भी विधानसभा का कितना कार्यकाल होगा. ठीक है. तो क्या है आर्टिकल 172 में? आर्टिकल 172 ये बोलता है कि किसी भी विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 ईयर्स का होगा, यानी कि हर 5 साल में चुनाव होंगे. जो भी पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी होगी उस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनेगी, यानी कि हर 5 साल में वापस से विधायकों का चुनाव किया जाएगा. हो सकता है वही विधायक वापस से अपनी अपनी सीट में जीत जाए, हो सकता है कुछ विधायक हार जाए, हो सकता है सारे ही विधायक हार जाए, कुछ भी हो सकता है. और अगर वही एमएलए अपनी सीट से दूसरी बार भी जीत जाते हैं, उन्हें भी न्यूली इलेक्टेड एमएलए ही कहा जाएगा, क्योंकि नई विधानसभा का चुनाव हो रहा है. ऐसे काउंट करते हैं ना कि दिस वाज द 10th स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये 11वां विधानसभा चुनाव हो रहा है, ये 10वां था, ये 12वां है, फिर 13वां होगा. तो हर बार जब न्यू इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल बाद, तो वापस से यदि एमएलए रिपीट भी होते हैं, यानी कोई एमएलए 5 बार भी जीतता है, 6वीं बार भी जीता है, तो वो न्यूली इलेक्टेड एमएलए ही कहाएगा. 5वीं बार भी जीतेगा तो भी उसको शपथ लेनी पड़ेगी एमएलए की. 6th टाइम भी यदि वो जीत रहा है तो भी उसको ओथ लेनी पड़ेगी. 7th टाइम भी जीतेगा तो भी उसको ओथ लेनी पड़ेगी. ऐसा नहीं है कि एक बार ले लिए तो दोबारा से विधायक बनेंगे तो लेने की जरूरत नहीं है, तीसरी बार ही बनेंगे तो भी, क्योंकि हम पहली बार ले चुके थे. अगर हारेंगे और फिर जीतेंगे तो ओथ लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं. आप दूसरी बार भी यदि आप रिपीट भी होते जा रहे हैं, बहुत सारे आप लोगों ने नाम सुना होगा कि 10 साल मीन्स पिछले 40 साल से विधायक हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 8 टाइम्स वो एमएलए का इलेक्शन जीत चुके हैं. तो जितनी बार वो जीतेंगे, ठीक है, जितनी बार उन्होंने वो इलेक्शन जीता होगा उतनी बार न्यूली इलेक्टेड एमएलए उनको कहा गया होगा और ओथ उनको दिलाई गई होगी. और सेम चीज़ चीफ मिनिस्टर के साथ भी होता है.
5 साल का कार्यकाल होता है। स्टेट असेंबली का कार्यकाल 5 साल का, इसका मतलब है सारे विधायकों का कार्यकाल 5 साल का है। ऑल द एमएलएज का जो टेन्योर है वो 5 ईयर्स का है। चीफ मिनिस्टर का भी जो टेन्योर होगा वो 5 ईयर्स, क्योंकि चीफ मिनिस्टर भी वही व्यक्ति होगा जो विधायक होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? हमने इस बात पे चर्चा कर ली है कि हु कैन बिकम चीफ मिनिस्टर। ये सवाल है बड़ा कि भैया हु कैन बिकम चीफ मिनिस्टर। ठीक है, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए सबसे पहली जो एलिजिबिलिटी है भैया कि आपका एमएलए होना जरूरी है। यदि आप अपने विधानसभा के मेंबर ही नहीं हैं तो आप सीएम तो बन ही नहीं सकते। ठीक है, तो एमएलए ही जितने, फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में 230 एमएलएज हैं, जिसमें से जिस पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी होगी उसके पास 160 या 170 जो भी मेजॉरिटी होगी उनमें से एक ही एमएलए को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या किसी ऐसे व्यक्ति को भी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है जो एमएलए नहीं हो? आंसर इज यस। अगर कोई व्यक्ति एमएलए नहीं है तो क्या उसे भी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है? तो आंसर इज यस। ठीक, बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एमएलए नहीं है और अगर ऐसे व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है तो उसे विद इन 6 मंथ्स उसे उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना पड़ेगा। विद इन 6 मंथ्स। अगर 6 महीने के अंदर वो एमएलए नहीं बन पाते हैं तो चीफ मिनिस्टर पद में भी नहीं रह पाएंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है महाराष्ट्र। मतलब महाराष्ट्र में लॉकडाउन के आसपास जब चुनाव हुए थे तब वहाँ पे उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे और वो विधायक नहीं थे। 6 महीने के अंदर अंदर फिर उन्हें इस प्रोसेस के थ्रू चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था और 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें सदन की मेंबरशिप दिलाई गई और वो बने। तो दिस इज द कंडीशन इन अ केस ऑफ वेयर अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ हाउस बिकम चीफ मिनिस्टर, तो विद इन 6 मंथ उसे मेंबर ऑफ द हाउस बनना पड़ेगा। ठीक, तो अब आते हैं हम वापस कि भाई ममता दीदी कह रही हैं कि हम रिजाइन नहीं करेंगे। अब सवाल ये है कि रिजाइन नहीं करेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो जवाब है कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, अल्टीमेटली व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि आर्टिकल 172 टेन्योर ऑफ असेंबली 5 ईयर्स का होता है। ममता दीदी का जो कार्यकाल है वो 8 मई 2021 से स्टार्ट होता है और 7 मई 2026 को खत्म होता है। ठीक, सिंपल है। 8 मई को चालू हुआ, 7 मई को खत्म हो गया, तो 7 मई के बाद तो आपका कार्यकाल ही खत्म हो गया है और आप चुनाव भी हार चुकी हैं। आपकी पॉलिटिकल पार्टी तो हारी ही है, आप भी चुनाव हार चुकी हैं। तो देयर इज नो अदर वे कि आप चीफ मिनिस्टरशिप एंजॉय कर पाए। यहां पे दोनों में से एक कंडीशन भी उनके साथ नहीं है। एक कंडीशन ये मान लेते हैं कि यदि आपकी पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी होती है और आप चुनाव हार चुकी होती हो तो भी आप चीफ मिनिस्टर रह सकती थी। ठीक, और इसकी दूसरी कंडीशन है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी होती और आप भी जीती होती तो भी चीफ मिनिस्टर रह सकती हैं। बट दोनों के केस में है कुछ नहीं है। ठीक है, नीदर ऑफ द कंडीशन, कि ना ही आप पावर में हैं और ना ही आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन जीता है। तो आपका टेन्योर जो है वो 7 मई 2026 को लास्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि 7 मई 2026 के बाद आप चीफ मिनिस्टर रह ही नहीं सकती। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 172 के अकॉर्डिंगली आपका टेन्योर ही समाप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है। पहली चीज है ये, ठीक है। बट यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल की एंट्री होती है। व्हाट इज दैट? आर्टिकल 164। क्या है वो आर्टिकल? दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट बाय गवर्नर। ठीक, अपॉइंटमेंट बाय गवर्नर मतलब आर्टिकल 164 इज दैट कि गवर्नर अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, ठीक, एंड दे एंजॉयज प्लेजर ऑफ गवर्नर। यानी कि गवर्नर द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और गवर्नर द्वारा ही रिमूव किए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर कभी भी रिमूव कर दिए जाएंगे, ठीक। अनटिल अनलेस, जैसे मैंने आपको बताया कि एनी चीफ मिनिस्टर हु एंजॉयज द मेजॉरिटी इज सेफ एंड सिक्योर, और नो गवर्नर, किसी भी चीफ मिनिस्टर को हटाया जा सकता है बाय गवर्नर, बट ऑन वैलिड रीजंस। कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस जो हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए कि when any person or when any chief minister does not enjoys the majority तब, when any chief minister resigns तब, वगैरह वगैरह। But if any person enjoys the majority, if any chief minister enjoys the majority,
नो गवर्नर कैन रिमूव दैट पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर पोस्ट। उसकी सरकार को डिसमिस नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा कभी भी होता है, जैसे कि हरीश रावत की सरकार के साथ हुआ था उत्तराखंड के केस में, तो फिर आपके पास हाई कोर्ट से भी अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट, रास्ते आपके पास ओपन है, ऑप्शंस आर देयर। हरीश रावत की सरकार, और अगर किसी भी चीफ मिनिस्टर को ड्यूरिंग द टेन्योर अगर रिमूव भी किया जाता है, यदि जैसे हरीश रावत सरकार के साथ क्या हुआ था उत्तराखंड में, उनकी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होते हुए, उनके चीफ मिनिस्टर होते हुए, वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया अंडर आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहते हुए कि हरीश रावत डज नॉट हैव मेजॉरिटी। अरे भाई, कोई भी चीफ मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी है या नहीं है ड्यूरिंग द टेन्योर, उस 5 साल के कार्यकाल के दौरान, वो कैसे साबित होगी? फ्लोर टेस्ट से साबित होती है। यानी कि उस व्यक्ति को एक मौका दिया जाता है कि आप अपनी मेजॉरिटी साबित करके बताइए, प्रूफ करिएगा उसमें मेजॉरिटी है। ठीक है, एक फ्लोर टेस्ट का राइट है उस व्यक्ति के पास जो सर्विंग चीफ मिनिस्टर है, कि उसे फ्लोर टेस्ट से गुजरना होगा। और यही चीज हरीश रावत साहब ने बोली थी, और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फिर प्रेसिडेंट रूल को हटाते हुए कह दिया था कि आप फ्लोर टेस्ट करवाइए, फ्लोर टेस्ट के दौरान यदि मेजॉरिटी प्रूव हो जाती है तो आप चीफ मिनिस्टर रहेंगे और आपकी सरकार रहेगी। अब फ्लोर टेस्ट हुआ, उन्होंने मेजॉरिटी प्रूव कर दी और वो चीफ मिनिस्टर रहे फॉर रेस्ट ऑफ द टेन्योर। और ऐसा कई बार भारत में हो चुका है, ऐसा नहीं है कि अभी हुआ है, 2 3 4 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल, बहुत सारे आपको ऐसे इंसिडेंट मिलेंगे जहां पे आर्बिट्रेरी ग्राउंड पे गवर्नर ने प्रेसिडेंट रूल का मिसयूज करते हुए अंडर आर्टिकल 356 चीफ मिनिस्टर और उनकी सरकारों को डिसमिस कर दिया है। ठीक। सो आर्टिकल 164 सेज दैट अपॉइंटमेंट बाय गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, दे एंजॉयज द प्लेजर ऑफ गवर्नर। तो जब भी उनका कार्यकाल समाप्त होगा या जब भी उन्होंने मेजॉरिटी एंजॉय नहीं कर रहे हो तो गवर्नर उन्हें रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन फिर एक और चीज बोलता है, आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 टॉक्स अबाउट प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, किस ग्राउंड में? फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी शब्द को आप सिंपल तरीके से समझिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का मतलब संविधान को मानने से मना कर रहा हो कोई, संविधान के हिसाब से कोई भी सरकार नहीं चल पा रही हो। व्हेन एनी गवर्नमेंट डज नॉट रन as per the constitutional provisions, as per the rules, as per the regulation। अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास यदि मेजॉरिटी नहीं है और उस पॉलिटिकल पार्टी का कोई व्यक्ति जो चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि हम फिर भी चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे, तो नहीं बने रह सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपको नहीं बोलता है। ठीक, दैट इज वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन एंटर्स। यू ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अंडर आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा, राष्ट्रपति शासन। यानी कि राष्ट्रपति शासन लगने का मतलब होता है विधानसभा भंग हो चुकी है। ठीक, आ रही बात समझ में? ये सारे सॉल्यूशंस हैं कि ममता दीदी अगर नहीं मानती हैं, बैठी रहेंगी, नहीं हम बैठे हैं तो बैठे रहो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के पास रास्ते हैं और उनके ऑप्शंस हैं कि क्या क्या हो सकता है, और ये सारी चीज़ बहुत क्लियर कट चीज़ें हैं। ज़बरदस्ती आप बैठे हुए हो चीफ मिनिस्टर पद से रिजाइन नहीं करें, क्यों नहीं करोगे रिजाइन भाई? डिसमिस कर दिए जाओगे। ठीक, तो व्हाट गवर्नर कैन डू। ठीक है, जब भी कोई भी न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, ठीक है, बहुत सिंपल प्रोविजन है। तो यहां पे व्हाट आर द ऑप्शंस गवर्नर हैज। ठीक, तो सबसे पहला ऑप्शन होता है कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी है, ठीक, फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी, फर्स्ट यानी कि द पॉलिटिकल पार्टी हैविंग द हाईएस्ट मेजॉरिटी, उसे गवर्नर इनवाइट करेंगे। क्या करेंगे? गवर्नर इनवाइट करेंगे टू फॉर्म गवर्नमेंट। ठीक है, किस लिए करेंगे? गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। गवर्नमेंट फॉर्म करने का मतलब होता है कि उस पॉलिटिकल पार्टी को यह प्रूव करना होगा कि आपके पास उतनी मेजॉरिटी है, गवर्नर है, कि न्यूली इलेक्टेड जब भी गवर्नमेंट होगी, न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट, सो गवर्नर विल इनवाइट द पॉलिटिकल पार्टी हैविंग मेजॉरिटी। ठीक है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजॉरिटी होगी उसे इनवाइट किया जाएगा। इनवाइट करने का मतलब होता है कि आप बताइए आपके पास कितने एमएलए हैं। यानी कि यदि वेस्ट बंगाल की बात किया जाए तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि 148 इज द मेजॉरिटी, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को ये प्रूव करना होगा कि आपके पास कम से कम 148 यानी कि 148 एमएलएज हैं, तभी आप बोल पाएंगे कि हाँ हम बनाएंगे सरकार। यदि आप इतनी मेजॉरिटी दिखा ही नहीं पाएंगे तो आप सरकार नहीं बना पाएंगे। ठीक है, हरी बात सुनो। सो गवर्नर हैज दिस ऑप्शन
गवर्नर इनवाइट्स द पॉलिटिकल पार्टी हैविंग द हाईएस्ट मेजॉरिटी, ठीक है, और उनको मौका दिया जाता है कि आप साबित करिए कि आपके पास मेजॉरिटी है, और साबित करने का मतलब होता है कि आप बताइए कम से कम कितने विधायक हैं आपके साथ। वो जो मेजॉरिटी होता है, यानी कि 148 वेस्ट बंगाल के केस में है, यहाँ पे उनको बताना पड़ेगा कि हमारे पास कम से कम इतने एमएलएज का सपोर्ट है, जो कि है बीजेपी के पास 207 एमएलएज है, मेजॉरिटी से आप बहुत ऊपर है, ठीक है। तो ममता दीदी जिस ईगो के साथ बैठी हुई हैं कि नहीं नहीं हम चीफ मिनिस्टर पोस्ट से रिजाइन नहीं करेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस, आप रिजाइन करिए ना करिए, आपका कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो खुद ही आप उस पद में नहीं मानी जाएंगी। देयर इज नो चीफ मिनिस्टर इन वेस्ट बंगाल, क्योंकि आपकी जो विधानसभा का जो टेन्योर है वो खत्म हो चुका है। 7 मई 2021 को आपकी विधानसभा असेंबली 26 को टेन्योर ही खत्म हो रहा है। टेन्योर खत्म का मतलब होता है कि सारे एमएलए, सारे जो वापस से चुने गए हैं, जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली है उसमें जो न्यूली इलेक्टेड एमएलए चुने गए हैं, वही लोग अब नई विधानसभा की तरफ बढ़ेंगे।